cineinc.com इंसानी हुकूक की पायमाली ना हो, मुझे याद है इस सिलसिले में आपका खासा काम है और वो जम्मू कश्मीर से भी वाबस्ता है और भी कई जगहों से, और आपने हुकूमत के सामने रिपोर्ट्स पेश की हैं, ह्यूमन राइट्स के सामने रिपोर्ट्स पेश की हैं, और उन पे खासा अमल भी हुआ। एक्चुअली 90 में तो हम पहली दफ़ा PUCL की तरफ से, नो दिस वाज PUCL वेंचर में, सब तारकुंडे जी थे उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट, हम 90 में गए थे। वो जैसे जब मून के वक्त में जो उस फायरिंग हुई थी, वी गेव ए वेरी स्टिंकिंग रिपोर्ट एंड इवन पाकिस्तान डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग इन JNK एंड इंटरनेशनली उन्होंने हमारी रिपोर्ट को इस्तेमाल करा था। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे इसलिए हमको बुरी नहीं लगी क्योंकि हमने जो कहा वो हम वी बिलीव इन इट। क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है अपने मुल्क में जो ये समझता है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करेंगे तो जो दूसरे ममालिक में कुछ ऐसे अनासर हैं वो आपकी बात को एक्सप्लॉइट करेंगे। नहीं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। अब जब 90 में गए तो आई वेंट एंड सैट विद द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो थे, और उससे पहले रेडियो पे आ रहे थे, TV पे, दे वर मेकिंग आवर रिपोर्ट बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके पास तो कोई मटेरियल था नहीं वहाँ जाने का, तो हम लोग गए थे, हमारी रिपोर्ट पब्लिक थी, वी डिडंट माइंड दैट। एक बात मैं आपके हवाले से ये चाहता हूँ कि ज़रा उन लोगों को मुखातिब करके एक बात समझा दीजिए जो ये समझते हैं कि अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है और ख़ास तौर पे अगर कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि हुकूमत तो 5 साल के लिए आती हैं, वो जाती हैं, कोई भी हुकूमत हो और वो खिलाफ वर्जी करती हुई पकड़ी जाती है, तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये देशभक्ति की निशानी है या देशद्रोह की निशानी है? नहीं, देशद्रोही तो हो नहीं सकता। एक इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से हमेशा इस चीज़ को ऐसे एक बात को समझ जाइए ना, एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट मुल्क। एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट इंडिया। हिंदुस्तान की सरकार बदल सकती है, 5 साल में बदल, हिंदुस्तान वही है। मैं और आप हिंदुस्तानी सिटीजन हैं, हम कोई भी सरकार रहेगा हम सिटीजन रह सकते हैं। PUCL कायम की जाती है मेरे ख्याल से 1976 जी 1976 के आसपास, इमरजेंसी के और ये है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। ये जयप्रकाश जी ने सेटअप करी थी आफ्टर जेल से जब वो आए 76 में। तो मैं अभी हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में 1985 के बाद। उसके बाद आपने, मैं उसका प्रेसिडेंट था 86 से, तो आई रिमेन द प्रेसिडेंट फॉर 8 और 10 ईयर्स। तो उस वक्त वो जितनी भी ज़्यादा कुछ हुई तो उसमें हमारा वो क्या मकासद थे जिनके तहत PUCL कायम हुई, और वो क्या वजह है कि आज PUCL का नाम सुनने को नहीं मिलता? नहीं, वो सुनने को इसलिए नहीं मिलता आपको कि आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करते। तो अखबार वालों की एक जहन बदल गया है। उस वक्त अखबार वाले कॉरेस्पॉन्डेंट भी डिफरेंट टाइप के थे। पीपल यूनियन का ये आपका ये कहना कि हम एक्टिविटीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। वो क्या मकासद थे? तो मैं बताता हूँ कि आप अभी हमने एक मूवमेंट चलाई हुई है कि जो सेडिशन लॉ है उसको विड्रॉ करो। उसके लिए हमने मीटिंग की है, पब्लिक मीटिंग करनी है। अभी डेथ सेंटेंस के खिलाफ अभी वी हैव टेकन ए प्ली, फॉर एग्जांपल द वे दिस इसको गुरु को किया गया, इट वाज मोस्ट अनएथिकल, इनह्यूमन। इवन जो हम तो पनिशमेंट के खिलाफ हैं, बट अगर पनिशमेंट भी देनी है, बट द वे इट हैज़ बीन डन, यू शैल टेकन अ स्टैंड। कौम के लोग सवाल ये करते हैं, और कौम से मेरा मतलब ये कि अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ, सबसे पहले उसी अक़लियत की बात कर ली जाए जो सबसे बड़ी अक़लियत है, कि साहब कमीशन तो दिया हुकूमत ने लेकिन दांत नहीं दिए, आइनी हुकूक नहीं दिए। जैसे मिसाल के तौर पे जो शेड्यूल कास्ट जिस कमीशन का आपने हवाला दिया, उसके पास तो आइनी हुकूक हैं, आपके पास तो आइनी हुकूक भी नहीं है। आइनी हुकूक है या नहीं है वो एक बात ज़ेर बहस है कि आइनी हुकूक होने चाहिए या नहीं। सरकार ने एक बिल अधिनियम एक बनाया हुआ है इसके बारे में, लेकिन उस पर काफ़ी वाद विवाद और बहस चल रही है। हमें अभी जो आप कहते हैं कि दांत नहीं दिए, लेकिन कुछ लोगों की ये नुक्ताचीनी है कि इनके कुछ दांत ही नहीं है। हमें वो इख्तियारात हैं, सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं आपके। सन 92 के बाद जी ये जो कमीशन है इसके बारे में एक कानून बना दिया गया, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो उसके नतीजे में हमें कुछ कानूनी इख्तियारात ज़रूर हैं। कानूनी इख्तियारात मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम हैं बनिस्बत आइनी इख्तियारात। आज के इस शुमारे में हम मुलाकात करने जा रहे हैं नेशनल आर्काइव्स के डायरेक्टर जनरल
प्रोफेसर मुशीरुल हसन साहब से। आप ही का कॉरिडोर है नेशनल आर्काइव्स का, और मेरे ख्याल से ये वो बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बन गई थी। हाँ, ये बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल हुई 1925 में जी। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि सबसे पहले तो जो आज कल राष्ट्रपति भवन है, वाइसरॉय लॉज बना, उसके बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बना, और ये तीसरी बिल्डिंग है जो नई दिल्ली में। और ख़ुद लुटियंस जो कि आर्किटेक्ट है नई दिल्ली के, उन्होंने इस बिल्डिंग के बनने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। और हमारे पास जो मैप्स वगैरह हैं उस ज़माने के, उससे साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इस बिल्डिंग में दिलचस्पी दिखाई। मेरा नाम है परवेज़ आलम और गुफ्तगू के इस शुमारे में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर साहब नजीब जंग से। जनाब, आपका इस्तकबाल है दूरदर्शन की जानिब से। थैंक यू। और जामिया मिलिया का जब जिक्र होता है तो बहुत तारीख़ी पर्सपेक्टिव में, पस मंज़र में बहुत बार होता है जी। और जो मुझे सबसे दिलचस्प बात लगती है वो ये कि गांधी जी की आवाज़ पर इसका क़याम हुआ जी, अलीगढ़ में कायम की गई और यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जी। ये क्या पस मंज़र क्या है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो तो वक्त की बात थी। उस वक्त जब खिलाफत मूवमेंट था और गांधी जी ने ये चीज़ महसूस की कि एक नेशनलिस्ट और माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की तालीम के लिए बनाई जाए, तो उन्होंने उस वक्त मोहम्मद अली जौहर साहब से, शेख उल हिंद महमूद हसन साहब से बातचीत की और ये तय हुआ कि एक यूनिवर्सिटी शुरू की जाए, क्योंकि दिल्ली में ही सब एक्शन था, आज़ादी का भी एक्शन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी था, नेशनलिस्ट मूवमेंट सब यहीं से चल रहा था। और हमारे जो सब बानी हुए हैं वो सब नेशनल लीडर्स थे। हकीम अजमल खां साहब थे, अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब थे, तो दिल्ली ही एक नेचुरल चॉइस बन गया। देखिए, जामिया एक नहायत ही मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मगर इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम एक संगम हैं एक इस्लामी कल्चर के और मॉडर्न यूनिवर्सिटी होने की। क्या बात। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ उर्दू पढ़ने वाले मदरसे के बैकग्राउंड के भी बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल से और प्राइवेट स्कूल से अंग्रेज़ी बैकग्राउंड के भी बच्चे आते हैं और तरह तरह की तालीम वो हासिल करते हैं। इस वक्त हम लोग करीब 250 कोर्स चलाते हैं। 250 कोर्स, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो इतने कोर्सेज इस वक्त चला रही। उसके अलावा 25 हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च की जाती है और एमफिल और पीएचडीज़ की डिग्री दी जाती है। वो रिसर्च होती है जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस रेजोल्यूशन, एक ही वाहिद सेंटर है हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ ये हो रहा है जी। दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़। कुछ और तब्दीलियाँ हुई हैं और आप ही के अहद में हुई हैं ये। उर्दू कंपलसरी करने का आपने कुछ प्रोग्राम बनाया हो तकरीबन 2 साल तक, ये तफसील से थोड़ा सा बता सकते हैं आप? कुछ कोर्सेज़ में देखिए, ऐसा नहीं, सभी कोर्सेज जी हाँ, सभी कोर्सेज में जो जामिया में आएगा वो उर्दू पढ़ेगा। कैसे पढ़ाई जा रही है और किस हद तक कंपलसरी है? 1 साल सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है, नंबर नहीं जुड़ते हैं। अच्छा, तो आप आइए, आपको कंपलसरी हम पढ़ाएंगे और 1 साल भर बाद आप चले जाइए। और सारे ही कोर्सेज में कंपलसरी है? जी हाँ, सब कोर्सेज में आप आके पढ़ते हैं। अब हम ये करेंगे कि जब जो भी बच्चा आएगा वो 2 साल उर्दू पढ़ेगा। उसका कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोर्स नहीं है जी। ये नहीं है कि उसको हम गालिब पढ़ा देंगे और इकबाल पढ़ा देंगे, लेकिन 2 साल में उसकी इतनी नॉलेज हो जाएगी कि वो जब यहाँ से जाएगा तो उर्दू में कम से कम इब्न सफ़ी पढ़ सके। Cineinc.com